हाय एवरीवन, हम नेटवर्क इंजीनियर इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर को देख रहे थे। आज पार्ट 4 करेंगे क्योंकि पार्ट 3 तक हमने ऑलरेडी कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों ने वो देखा भी है। अगर ना देखा हो तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज CIDR नोटेशन। CIDR नोटेशन क्या है? CIDR नोटेशन मीन्स क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग। क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग इसका फुल फॉर्म होता है इज अ मेथड टू रिप्रेजेंट IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क कॉम्पैक्टली यूजिंग ए स्लैश नोटेशन। मतलब एग्जांपल के लिए देखिए, ये जो हम नोटेशन करते हैं इस प्रकार से, पहले IP देते हैं, उसका स्लैश दे करके 24, 25, 26 कुछ भी अगर हम देते हैं 26, तो ये इस तरीके से जो नोटेशन लिखने का टेक्निक होता है इसे CIDR नोटेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे पता चल जाता है कि आपका IP क्या है, क्या होगा, इसका पूरा नेटवर्क ID क्या होगा, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, कितने पार्ट हमने नेटवर्क में डाला है, कितने पार्ट हमारा होस्ट में होगा, तो ये समझ में आ जाता है कितने IP बनेंगे। ठीक है, कि CIDR नोटेशन जो है एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का कि IP एड्रेस एंड सबनेट मास्क कॉम्पैक्टली यूजिंग स्लैश नोटेशन। स्लैश नोटेशन से कॉम्पैक्टली IP एड्रेस और सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने का एक टेक्निक है, एक मेथड है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर क्लासलेस है ना, एक क्लासलेस है, एक क्लासफुल होता है। क्लासफुल में क्या आता है कि एक जो कंप्लीट आता है, जैसे कि हमारा जो IPv4 है वो 8888 4 पार्ट में डिवाइड होता है 8 बिट करके। तो ये जो 8 मतलब 8, इसके बाद और 8 ऐड करेंगे तो 16, 24, ये जो एकदम ये जो 8 के जो ग्रुप में है। ठीक है, कंप्लीट ग्रुप को लिया गया है, कंप्लीट पार्ट को लिया गया है। ये है क्लास फुल, ये है क्लास फुल। ठीक है, और अगर हम जैसे क्लास लेस क्या होता है कि जैसे /24 की जगह /25 कर दे तो ये 8 के ग्रुप में नहीं आता है। जैसे 26 कर दिया गया तो ये 8 के मल्टीपल में नहीं आता है। 24 के जगह पर हम 25 कर देंगे, 26 कर देंगे, 27 कर देंगे, ये सब क्लासलेस में आता है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। देखिए यहाँ है व्हाट डज /26 मीन्स इन CIDR। /26 का मतलब क्या होता है? /26 का मतलब होता है, देखिए /26 मीन्स 26 बिट्स आर फॉर द नेटवर्क एंड 6 बिट्स आर फॉर होस्ट। 6 बिट टोटल 32 बिट का होता है, तो 26 + 6 32 हो गया, तो 32 बिट्स होस्ट में आता है। अलाउइंग 62 यूजेबल IP एड्रेस, मतलब ये 62 यूजेबल IP एड्रेस देता है। तो ये आता कैसे कैलकुलेशन में? जैसे हम ये करते हैं ना, जैसे हम करते हैं ना 2 पे पावर 6, अगर 6 है यहाँ पे 6 बिट होस्ट का है, तो हम 2 पे पावर 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 64। ठीक है, 64 आ जाएगा। तो 64 में जो फर्स्ट IP होता है वो नेटवर्क ID होता है, और लास्ट जो होता है वो ब्रॉडकास्ट ID होता है। तो फर्स्ट और लास्ट को छोड़ करके जो बीच वाला 62 होता है -2 कर देंगे यहाँ पे। फर्स्ट और लास्ट को छोड़ देंगे तो -2 कर देंगे तो 62 हो जाता है। तो ये हो जाता है 62 हमारा यूजेबल IP एड्रेस, जो कि हम होस्ट को दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासफुल एंड CIDR एड्रेसिंग। अभी जो मैंने बताया, क्लासफुल का मतलब ये होता है कि जैसे जो 8 के जो मल्टीपल में चलते हैं, जैसे /24, /16, /8 जो है ये क्लासफुल होते हैं। और इसके अलावा जो होते हैं वो उसे कहते हैं CIDR नोटेशन, जो कि वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क अलाउ करता है, VLSM अलाउ करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज DSCP। CIDR से मैंने उतना ही क्वेश्चन लिया था, अब वो देखते हैं DSCP का। व्हाट इज DSCP? तो इसके देखिए CIDR नोटेशन के ऊपर मैंने कई सारा वीडियो बना दिया है। तो वो सबनेट मास्क बोल करके एक प्लेलिस्ट है, आप अगर उसमें जाएंगे तो सबनेट मास्क और IP एड्रेस, इसके ऊपर जो वीडियो है अगर आप वो देख लेंगे तो आशा करते CIDR पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चैनल पर है वो, प्रैक्टिकल मैंने दिखाया है। अब देखते हैं व्हाट इज DSCP। DSCP
तो हाँ, ये भी इसके ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बना दिया है जो कि चैनल पर ऑलरेडी है। अगर इसके विषय में और भी अच्छी तरह से प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो चैनल पर है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। DHCP स्टैंड्स फॉर डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इट इज़ ए नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये क्या है? नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है। यूज टू ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस। ये इतना याद रखने से ही हो जाता है, ठीक है। क्या होता है कि DHCP यूज टू असाइन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस। DHCP यूज टू असाइन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस, ठीक है। एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स। अदर नेटवर्क पैरामीटर्स का मतलब है जैसे IP के अलावा सबनेट मास्क है, डिफ़ॉल्ट गेटवे है, DNS सर्वर है, ये सब भी वो प्रोवाइड कर देता है। जो हम किसी सर्वर में जब भी कोई होस्ट को लगाते हैं, कोई डिवाइस को लगाते हैं, तो उस सर्वर से ही होस्ट को ऑटोमेटिक IP एड्रेस मिल जाता है, डायनेमिक IP एड्रेस मिल जाता है। हम इसे दो तरह से देते हैं ना, एक होता है स्टैटिक IP एड्रेस और एक होता है डायनेमिक IP एड्रेस। तो देखिए स्टैटिक जो होता है वो हम मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं प्रत्येक होस्ट पे जाके। जितने भी हमारे पास डिवाइस लगा होगा जिसको IP एड्रेस की ज़रूरत होगी, हम उस डिवाइस को एक एक करके मैनुअली लॉगिन करेंगे और उसके IP एड्रेस प्रोवाइड करेंगे, मैनुअली कॉन्फ़िगर करेंगे। और एक होता है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, जिससे कि हम किसी सर्वर में इस कॉन्फ़िगर को कर देंगे, इस सर्वर में DHCP कॉन्फ़िगर कर देंगे और उस सर्वर से जिस डिवाइस को IP एड्रेस की ज़रूरत होगी उस डिवाइस से कनेक्ट करेगा। वो डिवाइस सर्वर से कनेक्ट होगा, सर्वर से ऑटोमेटिक उससे IP एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है DHCP। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप इसे इंजॉय कर रहे हैं, अगर आपको इससे थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है तो आप ज़रूर बताइएगा, मोटिवेट करिएगा। मैं आगे इस पूरे सीरीज़ को चलाता रहूँगा। की पर्पज़ ऑफ DHCP का पर्पज़ क्यों पड़ा? टू डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस टू क्लाइंट डिवाइस सच एज कंप्यूटर, फोन्स, प्रिंटर्स विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन। मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करने के अलावा विदाउट मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन अगर हम सर्वर से डायरेक्ट चाहते हैं कि इन सबको IP एड्रेस प्रोवाइड हो जाए क्लाइंट को, किसी भी क्लाइंट के किसी भी डिवाइस को, तो हमें DHCP का ज़रूरत पड़ा इस कारण से। क्योंकि मान ले 1-2 सिस्टम है तो कोई बात नहीं है, 10-20 है तो कोई बात नहीं है, लेकिन 1000-2000 जहाँ पर सिस्टम लगे हैं, 500 लगा हुआ है, तो वहाँ पर मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करना बहुत कठिन है। तो DHCP से ऑटोमेटिक उन्हें IP मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में ही पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है कि DHCP प्रोसेस ओवरव्यू, डोरा प्रोसेस। मतलब DHCP काम कैसे करता है। ये है कि DHCP जो IP प्रोवाइड करता है वो कैसे प्रोवाइड करता है, उसका काम क्या है। तो देखिए यहाँ जो IP प्रोवाइड करता है वो इस प्रकार से डोरा प्रोसेस से करता है, उसे डोरा कहते हैं। डोरा का फुल फॉर्म क्या होता है? D से डिस्कवर, O से ऑफर, R से रिक्वेस्ट, A से एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब देखिए काम में कैसे होता है। सबसे पहले तो D से जो डिस्कवर है, यहाँ 2 डिवाइस है, जैसे कि एक सर्वर होता है, एक होता है सर्वर, जैसे 2 डिवाइस है, एक सर्वर है और एक क्लाइंट है, ठीक है। तो सर्वर में हमने DHCP कॉन्फ़िगर कर दिया है, यहाँ पे DHCP कॉन्फ़िगर हमने कर दिया, ठीक है। अब इसी कनेक्टेड है आपस में। तो क्या होता है कि सबसे पहले तो जैसे कोई नया डिवाइस लगता है, किसी में भी हम नया कोई डिवाइस लगाए हैं, नया कोई डिवाइस लगाने का मतलब क्लाइंट है, वो क्लाइंट है। तो क्लाइंट क्या करेगा? सबसे पहले तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा, क्योंकि उससे पता नहीं कि सर्वर कौन है, कुछ पता नहीं उसे, तो वो ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट करेगा तो वो क्या करे, उसका जो ब्रॉडकास्ट है, जैसे कि ये पोर्ट यूज़ करता है, पोर्ट 67 और 68, तो इसका पोर्ट नंबर है 67, सर्वर का पोर्ट नंबर होता है 67, ये सर्वर है, हाँ, S सर्वर, ये होता है क्लाइंट, C फॉर क्लाइंट, ठीक है। इसका पोर्ट नंबर होता है 68। तो ये क्या करेगा? सबसे पहले इससे ब्रॉडकास्ट कर देगा कि इस IP एड्रेस से ये क्या करेगा, उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। वो मैसेज किस प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा? UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। DHCP किस प्रोटोकॉल को यूज़ करता है? UDP, ठीक है, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। 2 प्रोटोकॉल होता है ना, ये TCP और UDP। तो DHCP UDP प्रोटोकॉल को यूज़ करता है। तो UDP प्रोटोकॉल क्या करेगा? इसके मैसेज को ट्रांसफ़र करेगा, लेकर जाएगा, और मैसेज जैसे ही से ये जाएगा तो इसके मैसेज के साथ पोर्ट नंबर 68 रहेगा। ये 68 को कौन समझेगा? सिर्फ 67 ही समझेगा, सर्वर ही समझेगा। बाकी जितने भी डिवाइस लगे होंगे, मान लो इधर भी कोई डिवाइस लगा हुआ है, ये किसी को ये समझ में नहीं आएगा,
68 को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, हर कोई रिजेक्ट कर देगा, सिर्फ सर्वर ही उसे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद से सर्वर एक्सेप्ट कर लिया, है ना। क्लाइंट लुक्स फॉर द DHCP सर्वर, क्लाइंट खोज रहा है कि DHCP सर्वर कहाँ है, ब्रॉडकास्ट कर दिया, तो जो रहेगा वो रिस्पॉन्स देगा। अब सर्वर को पता चल गया कि किसी को IP एड्रेस चाहिए, ठीक है, तो वो इसे एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या करेगा सर्वर, क्या करेगा, उसे ऑफर देगा। सर्वर क्या करेगा, क्लाइंट को ऑफर देगा। क्या ऑफर देगा, सर्वर ऑफर्स IP एड्रेस, कि मेरे पास ये IP एड्रेस है, क्या तुम्हें देना चाहिए। ये खुद से एक IP एड्रेस उसे ऑफर करेगा कि ये IP एड्रेस है, तुम ले लो। तो क्लाइंट क्या करेगा, अब ये क्लाइंट क्या करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, हाँ ठीक है मुझे IP एड्रेस दे दो। रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे IP एड्रेस दे दो। किससे रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर से। पहले तो ये ब्रॉडकास्ट किया, जो सबके पास गया तो सर्वर समझ गया। अब सर्वर ने बोला कि मेरे पास ये IP एड्रेस है, तुम ले लो। अब ये रिक्वेस्ट करेगा कि हाँ ठीक है, जो IP एड्रेस है मुझे दे दो। अब डेफिनेटली जो नेक्स्ट एक्शन होगा, एज फॉर एक्नॉलेजमेंट, ये क्या करेगा, इसे वो IP एड्रेस प्रोवाइड कर देगा और एक्नॉलेज कर देगा कि हाँ मैंने तुझे दे दिया है। सर्वर कन्फर्म IP लीज, ठीक है, तो सर्वर क्लाइंट को कंफर्म कर देगा कि हाँ मैंने दे दिया है। तो इस प्रकार से डोरा प्रोसेस काम करता है, जिससे डोरा और DHCP UDP प्रोटोकॉल यूज करता है। अभी जो मैंने कहा है इसे मैंने कई बार अपने वीडियो में समझाया भी है। अगर DHCP से रिलेटेड वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप वहाँ देख लेंगे तो प्रैक्टिकल भी कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, मैंने इसी को थोड़ा सा विस्तार से बताया है कि DHCP प्रोसेस इज ऑफन रिमेंबर्ड एज, इस प्रकार से याद करिए। D से डिस्कवर, O से ऑफर, R से रिक्वेस्ट, S से एक्नॉलेजमेंट। ये करता क्या, द क्लाइंट सेंड ए ब्रॉडकास्ट मैसेज टू फाइंड अवेलेबल DHCP सर्वर। DHCP सर्वर को, कौन सा DHCP सर्वर है उसे ढूंढता है, डिस्कवर करता है मैसेज। ऑफर क्या करता है, DHCP की जैसे ही वो मैसेज मिल जाता है, DHCP सर्वर रिप्लाई करता है कि मेरे पास ये IP है, ऑफर कॉन्टेनिंग अवेलेबल IP एंड कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। ये IP एड्रेस को प्रोवाइड कर देता है कि मेरे पास ऑफर देता है कि मेरे पास ये ऑफर देता है कि मेरे पास ये IP एड्रेस है। R से रिक्वेस्ट, क्लाइंट फिर से सर्वर से रिक्वेस्ट करता है कि ठीक है वो IP एड्रेस मुझे लीज कर दो, वो IP एड्रेस दे दो। S एक्नॉलेजमेंट, द सर्वर क्या करता है, एक्नॉलेज करता है एंड असाइन द IP टू द क्लाइंट ऑफिशियली, ठीक है, उससे मिल जाता है। आगे देखते हैं। व्हाट DHCP असाइन, DHCP क्या क्या असाइन करता है, मैंने DHCP में अगर कोई हम डिवाइस लगाते हैं तो उसे क्या क्या मिलता है। पहला देखिए IP एड्रेस मिलता है, सबनेट मास्क मिल जाता है, डिफ़ॉल्ट गेटवे मिल जाता है, DNS सर्वर भी मिलता है, टाइम ड्यूरेशन IP असाइनमेंट, टाइम भी मिलता है कि कब तक वो IP एड्रेस रहेगा। और ऑप्शनल में क्या है कि एक NTP सर्वर भी मिलता है, डोमेन नेम NTP सर्वर, ये ऑप्शनल में है। आगे देखते हैं, इससे कुछ क्वेश्चन आंसर देखिए। व्हाट इज DHCP एंड व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, DHCP क्या है और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। तो बस इतना याद रखेंगे ना कि डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस, DHCP इज अ प्रोटोकॉल दैट डायनेमिकली असाइन IP एड्रेस, ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस, ठीक है। कोई बहुत लंबा सेंटेंस अगर इंग्लिश में ना बोल पाते हो तो इतना बोलेंगे तब भी समझ में आ जाता है कि DHCP इज ए प्रोटोकॉल दैट असाइन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस टू द डिवाइस। खुद के लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। बट क्या DHCP इज ए प्रोटोकॉल दैट असाइन ऑटोमेटिकली IP एड्रेस टू द क्लाइंट and other network setting to device. It simplifies network management and reduce human efforts, reduce human errors. देखो हम अगर मैनुअली कॉन्फ़िगर करते हैं तो बहुत बार एरर आ जाता है, कभी टाइप करने में कुछ मिस्टेक हो जाती है, तो कई तरीके का प्रॉब्लम होता है। मैनेजमेंट में बड़ी कठिन होती है। जैसे 1 2 3 4 10 20 करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 100 200 500 1000 करना है ना, तो धीरे धीरे टायर्डनेस हो जाएगा, कई तरह की प्रॉब्लम हो जाएगी, मैनेजमेंट में बड़ा प्रॉब्लम होगा और एरर आने का चांस ज़्यादा रहता है। बट DHCP सर्वर ये एरर नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं आगे। व्हाट पोर्ट्स डज DHCP यूज़, DHCP कौन सा पोर्ट यूज़ करता है। मैंने बताया था UDP पोर्ट 67 यूज़ करता है और सर्वर, और UDP पोर्ट 68 यूज़ करता है क्लाइंट। दोनों UDP पोर्ट ही यूज़ करता है, 67 और 68। वैसे UDP का प्रोटोकॉल कितना होता है, 17। TCP 6 ही होता है ना, तो UDP का 17 होता है।
ये प्रोटोकॉल नंबर अलग होता है, पोर्ट नंबर अलग होता है, दोनों डिफरेंट है। प्रोटोकॉल नंबर जो होता है वो आईपी हेडर पर काम करता है, जैसे आईसीएमपी का 1 होता है, पर डीएचसीपी जो है यूडीपी यूज़ करता है, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं करता है। इसको याद रखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन डीएचसीपी फेल्स, अगर डीएचसीपी फेल हो जाए तो क्या होगा। तो इसके पीछे पिछले वीडियो में मैंने अपीपा का एक बात कहा था आपको, अपीपा से संबंधित एक क्वेश्चन था उससे, तो आप चाहेंगे तो उस वीडियो को जरूर देखें। डिवाइस में असाइन देमसेल्व्स ए लिंक लोकल एड्रेस, एक लिंक लोकल एड्रेस, एक लोकल एड्रेस असाइन किया जाता है, बट कांट एक्सेस द इंटरनेट प्रॉपरली, नेटवर्क प्रॉपरली। एक डिवाइस जो है ना, वो सेल्फ जनरेटेड एक ऑटोमेटिक आईपी एड्रेस खुद से एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेता है, जिसका जो इस प्रकार से होता है 169, 254, 255, 254, ऐसे इस टाइप से एक खुद का एक आईपी एड्रेस जनरेट कर लेता है। उसे कहते हैं अपीपा, ऑटोमेटिक असाइन आईपी एड्रेस। आगे देखते हैं, कैन डीएचसीपी असाइन फिक्स्ड आईपी टू ए स्पेसिफिक डिवाइस। यस, ये फिक्स डिवाइस फिक्स आईपी एड्रेस ही तो देता है किसी डिवाइस को। जब तक वो डिवाइस उस सर्वर से कनेक्टेड है, एक ही आईपी एड्रेस उसे मिलेगा और वो भी मिलता रहेगा। वो डिवाइस को अगर छोड़ दे, दूसरा अगर उसकी जगह पर दूसरा डिवाइस अगर आता है आ जाए, तो उसे हो सकता है कि सेम आईपी एड्रेस फिर से दोबारा प्रोवाइड हो जाए, बट उस डिवाइस को जब तक कनेक्टेड है तब तक वो आईपी एड्रेस दूसरे डिवाइस को नहीं मिलेगा। ठीक है। यूजिंग अ डीएचसीपी रिजर्वेशन विच बाइंड्स एन आईपी टू ए डिवाइस मैक एड्रेस, मैक एड्रेस के साथ बाइंड हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, व्हाट इज वीलन। वीलन क्या है। ए वीलन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, इस पर भी मैंने वीडियो बहुत बेहतरीन रूप से बनाया है और समझाया भी है, तो जरूर देख ले, चैनल पर अवेलेबल है, प्रैक्टिकली मैंने किया है उस पर। व्हाट इज वीलन। ए वीलन वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है, क्या है, इज ए लॉजिकल सेगमेंटेशन ऑफ ए फिजिकल नेटवर्क इनटू मल्टीपल आइसोलेटेड ब्रॉडकास्ट डोमेन। थोड़ा सा लैंग्वेज जटिल हो चुका है, अगर इससे और भी इजी लैंग्वेज मिल जाए तो जरूर आप देख लीजिएगा। मान लेते हैं एक स्विच है, विलेंस इंप्रूव सिक्योरिटी, रिड्यूस कॉन्जेशन एंड अलाउ बेटर नेटवर्क मैनेजमेंट। जैसे कि मान लेते हैं एक स्विच है, ठीक है, स्विच का 24 पोर्ट्स का एक स्विच है, तो इससे हम सेगमेंट करते हैं, लॉजिकली सेगमेंटेशन करते हैं। तो कितना सेगमेंट करेंगे, 8 करके अगर हम ग्रुप बनाए, 24 पोर्ट है तो 3 ग्रुप्स बनेगा, 3 ग्रुप बनेगा। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, एचआर का एक ग्रुप बनाते हैं, एक फाइनेंशियल का ग्रुप बनाते हैं और एक आईटी डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाते हैं। तो 3 ग्रुप बनाते हैं, 8 8 8 8 करके, तो 24 पोर्ट हो गया। एक स्विच है, इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। पहला है एचआर, ठीक है, दूसरा है फाइनेंस का और तीसरा है आईटी का। तो 3 ग्रुप बना दिया मैंने 8 करके, ये भी 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। तो 3 ग्रुप जो मैंने बांट दिया उसे कहते हैं लॉजिकल सेगमेंटेशन। लॉजिकल मैंने सेगमेंट कर दिया, भाग कर दिया, ठीक है। तो इस स्विच को मैंने मल्टीपल आइसोलेटेड ब्रॉडकास्ट डोमेन में मैंने डिवाइड कर दिया। मल्टीपल आइसोलेटेड, मल्टीपल का मतलब जैसे कि अगर 24 पोर्ट का है तो मैंने 8 8 करके 3 पार्ट में किया हूं। अगर 6 करके करते तो 6 इंटू 4 24, मतलब 4 पार्ट में डिवाइड होता। अगर 3 पार्ट करके करते तो ये 8 पार्ट में डिवाइड हो जाता। अगर 2 ग्रुप करके बनाते हैं तो 12 पार्ट में डिवाइड हो जाता। तो इस प्रकार से मल्टीपल आइसोलेटेड देता है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि ये आइसोलेटेड है, मतलब अगर ये एचआर का ग्रुप है, ये फाइनेंशियल ग्रुप है, ये आईटी का ग्रुप है, तो ये फाइनेंशियल से कम्युनिकेट नहीं करेगा, फाइनेंशियल आईटी से कम्युनिकेट नहीं करेगा। यहाँ एक और स्विच है, मान ले सेम है, यहाँ भी 3 डिवीजन है। तो एचआर वाला सिर्फ एचआर वाले से ही कम्युनिकेट करेगा, फाइनेंशियल वाला सिर्फ फाइनेंशियल वाले से ही कम्युनिकेट करेगा, आईटी वाला सिर्फ आईटी वालों से ही कम्युनिकेट करेगा। मतलब इसका वो ऐसा नहीं हो जाएगा कि एचआर आईटी से के पास चला गया, आईटी फाइनेंशियल के पास चला गया, ऐसा नहीं करेगा। तो इसी कहते हैं आइसोलेटेड। ये आपस में आइसोलेटेड होता है। ब्रॉडकास्ट डोमेन मतलब आपस में ही ये ब्रॉडकास्ट करेगा, खुद में ही। एचआर के साथ
कम्युनिकेट करेगा, तो इसे कहते हैं कि मल्टीपल आइसोलेटेड ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यही है कि एक स्विच को हम मल्टीपल आइसोलेटेड ब्रॉडकास्ट डोमेन में जो डिवाइड कर दे रहे हैं सेम स्विच से, तो ये इसका मतलब ये हो रहा है कि एक ही स्विच है बट 3 स्विच का काम कर रहा है ये, तो इसी को कहते हैं आइसोलेटेड। अगर हम 3 स्विच अलग अलग लगाते तो 3 स्विच से अलग अलग काम करना पड़ता, बट एक ही स्विच को हमने 3 अलग अलग विलेन में डिवाइड कर दिया, जिससे क्या हुआ, एक ही स्विच से हमारा 3 स्विच का काम हो गया। अगर इसे 4 अलग अलग डिवाइड में बांटते तो 4 स्विच का काम कर देता। तो अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम स्विच को इस प्रकार से अलग अलग विलेन में डिवाइड कर देते हैं। तो मैंने अपनी भाषा में इसे तोड़कर आपको समझाया है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए एग्जांपल दिया गया है कि एक कंपनी एक कंपनी हैज़ HR, फाइनेंशियल एंड IT डिपार्टमेंट, 3 ग्रुप है जो मैंने अभी समझाया। यूजिंग विलेन्स ईच डिपार्टमेंट ट्रैफिक इज सेपरेटेड, प्रत्येक विलेन का ट्रैफिक जो है वो सेपरेटेड होता है, ठीक है, सेपरेटेड इवन इफ दे आर कनेक्टेड टू द सेम स्विच, सेम स्विच में रहने के बाद भी उनका ट्रैफिक सेपरेटेड होता है। तो यही है विलेन। चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ विलेन इन नेटवर्किंग, कितने टाइप के विलेन होते हैं। तो देखिए, वैसे मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, उस टाइम पे मैं ऐसे नहीं बता पाया था, 2-3 का बताया मैंने, नेटिव बताया था और डिफ़ॉल्ट बताया था, बट बाद में मुझे पता चला कि कई सारे पार्ट होते हैं। पता नहीं 7 पार्ट होता है या और भी होता है, ये नहीं पता मुझे, 7 पार्ट तक मैं बता रहा हूँ। डिफ़ॉल्ट विलेन है, डेटा विलेन है। डिफ़ॉल्ट विलेन तो रहता ही है 1, डिफ़ॉल्ट विलेन हमेशा 1 होता है, वो सब पूरा स्विच हमेशा डिफ़ॉल्ट विलेन में ही रहता है। डेटा विलेन, वॉइस विलेन है, नेटिव विलेन है, मैनेजमेंट विलेन, ट्रंक विलेन, प्राइवेट विलेन। तो ये कुछ टाइप है विलेन के। आगे देखते हैं। हाउ मेनी विलेन्स कैन बी क्रिएटेड, ये भी मुझसे पूछा गया था कि हम कितने विलेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं ये रियल बताऊँ, उस टाइम पे नहीं बता पाया था, शायद मेरे दिमाग से निकल गया था। तो ये आप जरूर देख लें कि कितने विलेन हम क्रिएट कर सकते हैं। विलेन 2 टाइप से क्रिएट होता है, एक स्टैंडर्ड और एक एक्सटेंडेड। स्टैंडर्ड विलेन जो होता है उसका रेंज होता है 1 से लेकर 1005 तक, ठीक है, और एक्सटेंडेड विलेन जो होता है उसका रेंज होता है 1006 से लेकर 4094 तक। मतलब टोटल हम क्रिएट कर सकते हैं 1 से लेकर 4094 तक, 4094 तक, 4094 विलेन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ कह रहा है रिक्वायर VTP ट्रांसपेरेंट मोड। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एक्सटेंडेड विलेन जो होता है वो उसका रेंज होता है 1006 से लेकर 4094 तक, और ये VTP ट्रांसपेरेंट मोड में यूज होता है, मतलब VTP में यूज होता है, ठीक है। यहाँ से ये तो नॉर्मल है, किसी भी स्विच में हो जाता है, नॉर्मल स्टैंडर्ड स्विच में हो जाता है, लेकिन इसके लिए एक एडवांस स्विच चाहिए। चलिए मैं बताता हूँ VTP होता क्या है, थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने शायद इस पर अभी तक वीडियो नहीं बनाया है, दिया है ना। तो VTP में क्या होता है कि स्विचिंग का ही पार्ट है। एक होता है सर्वर मोड, एक होता है क्लाइंट मोड, और एक होता है ट्रांसपेरेंट मोड, ठीक है। एक होता है सर्वर, हो गया यहाँ पे एक सर्वर है, एक हो गया ट्रांसपेरेंट, और एक है क्लाइंट। क्लाइंट जितना भी है सब ट्रांसपेरेंट से इससे जुड़ा रहेगा, क्लाइंट से, ठीक है, ट्रांसपेरेंट से जुड़ा रहेगा। क्लाइंट जितना भी है सब ट्रांसपेरेंट से जुड़ा रहेगा, और ट्रांसपेरेंट सर्वर से जुड़ा रहेगा। और हम जो भी विलेन बनाएंगे वो क्या होता है कि सर्वर में ही बनेगा। ऐसे क्या होता है, स्टैंडर्ड में क्या होता है कि अगर मान लेते हैं मेरे पास 100 स्विच है, 100 स्विच मैंने लगाया या 10 स्विच मैंने लगाया, 10 स्विच लगाया है, तो 10 स्विच में हमने 10 स्विच का कॉन्फ़िगरेशन खुद से जाकर किया है, मैनुअली किया है। तो क्या हुआ कि अलग अलग स्विच में हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, विलेन को कुछ भी कर सकते हैं। विलेन को क्रिएट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और एडिट भी कर सकते हैं। तो इससे प्रॉब्लम यह है कि मान लेते हैं 2 स्विच है हमारे पास, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है, आपस में कनेक्टेड है, और सब में हमने विलेन का कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। अब क्या हुआ कि कोई एक इंसान गया और इस पे क्या किया, मान लो जैसे मेरा यहाँ HR है, यहाँ भी HR है, यहाँ भी HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, हर जगह HR डिपार्टमेंट है। किसी ने इस डिपार्टमेंट में लॉगिन किया और HR डिपार्टमेंट के विलेन को हटा दिया, कॉन्फ़िगर कर दिया और एडिट कर दिया या कुछ भी चेंज कर दिया। तो मेरा क्या हुआ, यहाँ से कम्युनिकेशन खत्म हो गया इससे, और या फिर यहाँ पर कोई किसी ने छेड़छाड़ कर दिया तो मेरा यहाँ से कम्युनिकेशन खत्म हो गया। मैं यहाँ पर हूँ इस जगह पे,
तो इसका इन दोनों का कम्युनिकेशन खत्म हो गया। तो कोई अगर ऐसे दिमाग लगा दे कि मैं यहाँ पर क्रिएट कर दूंगा, एडिट कर दूंगा या अपने तरीके से विलेन को चेंज कर दूंगा, तो मेरा कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो उस टाइम पे करता क्या है कि एक तब जाकर के ये एक्सटेंडेड विलेन का कॉन्सेप्ट आया कि एक ही स्विच पर हमने विलेन बना देना, एक ही स्विच पर विलेन बनाए और बाकी पे खुद ब खुद विलेन चला जाए, क्रिएट हो जाए। तब जाके ये VTP कॉन्सेप्ट आया, विलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। तो होता यह है कि हम जो विलेन क्रिएट करते हैं वो सर्वर पे करते हैं। सर्वर पर हमने जो भी विलेन बनाया है वो ऑटोमेटिक क्लाइंट पे दिखना शुरू हो जाएगा, क्लाइंट पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा। हमने विलेन 10 बनाया, विलेन 20 बनाया, विलेन 30 बनाया, या जो भी विलेन बनाया, या विलेन 100,006 बनाया, 100,007 बनाया, जो भी विलेन बनाया वो ऑटोमेटिक, हाँ 10-20 तो नहीं बनाएंगे क्योंकि 10-20 1 से लेकर 1005 तक ये स्टैंडर्ड विलेन है, रियल वर्ल्ड में तो नहीं बनाएंगे। तो जब भी स्टैंडर्ड विलेन बनाएंगे हम वो 1006 से स्टार्ट करेंगे। तो 1006, 7, 8, 9 या 10010 इस टाइप का जो भी विलेन बनाएंगे हम वो सर्वर पर क्रिएट करेंगे और क्लाइंट में ऑटोमेटिक वो विलेन क्रिएट हो जाएगा ऑटोमेटिक। और ये इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा कि ना ही हम यहाँ से उसे डिलीट कर सकते हैं, ना एडिट कर सकते हैं, ना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जो भी करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट क्या करेगा, ट्रांसपेरेंट पर जब लॉगिन किया जाएगा ना तो ट्रांसपेरेंट पर उसको कुछ नहीं दिखेगा कि कौन सा विलेन क्रिएट हुआ नहीं हुआ, क्या क्या। ट्रांसपेरेंट का बस एक ही काम है, नाम से समझ में आ रहा, सर्वर में जो भी कुछ कॉन्फ़िगर किया गया है उसे क्लाइंट तक पहुंचा देना। ये खुद कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। ट्रांसपेरेंट मोड जो होता है वो कोई भी डेटा को स्टोर नहीं करता है। सर्वर में जो भी विलेन बनाया जाता है उसे जस्ट क्लाइंट तक ये ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो वही ट्रांसपेरेंट मोड है। ये ट्रांसपेरेंट भी रहता है और इसे ट्रांसफर करता है विलेन को क्लाइंट के पास, और क्लाइंट इसे एडिट भी नहीं कर सकता है, डिलीट भी नहीं कर सकता है, क्रिएट भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है विलेन को। तो इस प्रकार से एक सिक्योर हो गया, सिक्योरिटी हो गया एक तरह से। मान लो इधर उधर दूर दूर में हमारा स्विच लगा हुआ है, कौन कहाँ क्या कॉन्फ़िगर कर देगा। इस सर्वर हमने क्या किया, अपने घर में बैठा कर रखा है, अपने घर में है मेरा, तो मैं सिक्योर हूँ ना कि मैंने जो विलेन बनाया है वो कोई और चेंज नहीं कर सकता है। तो ये होता है VTP का कॉन्सेप्ट, ठीक है। यहाँ देखते हैं ऑन मोस्ट सिस्को स्विचेस, ज़्यादातर सिस्को जो स्विच होते हैं वो सपोर्ट करते हैं अप टू 4094 तक विलेन सपोर्ट कर देते हैं, हम क्रिएट कर सकते हैं सिस्को स्विच में। 401 से लेकर मतलब 1 से लेकर 4094 तक हम विलेन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिस्को स्विच में सिर्फ। बाकी जो स्विच है ना वो सपोर्ट के हिसाब से कि वो स्टैंडर्ड सपोर्ट करते हैं, एक्सटेंडेड सपोर्ट करते हैं या क्या सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से है। जैसे अगर मान लेते हैं बेसिक जो L2 स्विच होते हैं, बेसिक जो L2 स्विच होते हैं ना वो ज़्यादातर क्या होता है कि 1 से लेकर 1005 तक सपोर्ट करते हैं। अब जैसे फाइबर होम, टेक रूट, एज कोर, रैड स्विच है, कई सारे स्विच हैं जो कि 1 से लेकर 1005 तक ही सपोर्ट करते हैं। बाकी कुछ एडवांस स्विचेस है, एडवांस स्विचेस का मेरे को अभी तो कोई नाम समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं एज कोर है क्या, कुछ होते दोनों सपोर्ट करते होंगे तो मुझे देखना पड़ेगा, आप गूगल से एक बार देख लीजिएगा आप भी। तो कुछ एडवांस स्विच होता है जो कि 1006 से 4094 तक सपोर्ट करता है। अब ये करता ही होगा वरना VTP कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, है ना। सिस्को सब करता है, सिस्को का स्विच है तो वो सब करेगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं अब। व्हाट इज द डिफॉल्ट विलेन इन सिस्को स्विचेस। डिफॉल्ट विलेन क्या है, डिफॉल्ट विलेन तो 1 ही होता है हमेशा सिस्को स्विच में, ठीक है, ये तो मैंने बताया था, हमेशा 1 ही होता है। एंड ऑल पोर्ट्स बिलोंग टू इट अनलेस मैनुअली असाइन टू अनदर विलेन। और अगर विलेन चेंज करना हो, दूसरा विलेन देना हो तो मैनुअली हमें असाइन करना पड़ता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेटा विलेन एंड मैनेजमेंट विलेन। डेटा विलेन क्या करता है, डेटा विलेन कैरीज यूजर ट्रैफिक, यूजर के ट्रैफिक को कैरी करता है, वाइल मैनेजमेंट विलेन इज यूज्ड फॉर रिमोट स्विच मैनेजमेंट। जो दूर के स्विच होते हैं उसे मैनेजमेंट करने में यूज़ होता है, जैसे डिस्टेंस वाले जो स्विच होते हैं। हाउ मेनी विलेन्स कैन बी क्रिएटेड ऑन ए सिस्को स्विच। सिस्को स्विच में कितने विलेन क्रिएट कर सकते हैं, अभी मैंने बताया 1 से लेकर 4094 तक हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। 101 से लेकर 100 स्टैंडर्ड के लिए और 1006 से 4094 एक्सटेंडेड के लिए। आगे देखते हैं व्हाट इज नेटिव विलेन। इट इज़ अ विलेन दैट कैरीज अनटैग्ड ट्रैफिक ऑन ए ट्रंक पोर्ट। ट्रंक पोर्ट में जो यूज़ होते हैं अनटैग्ड ट्रैफिक
बाय डिफॉल्ट VLAN 1 इज द नेटिव VLAN ऑन सिस्को स्विचेस। सिस्को स्विच में जो VLAN 1 होता है वो भी नेटिव VLAN में ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्राइवेट VLAN? प्राइवेट VLAN क्या है? इट रेस्ट्रिक्ट communication between devices within the same VLAN commonly used in ISP and data center। ISP और डेटा सेंटर के बीच जो VLAN ट्रांसफर होता है वो प्राइवेट VLAN होता है, जो कि डेटा को प्राइवेट रखता है। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड रखता है। तो आशा करते हैं आज के ये वीडियो आपको छोटा छोटा कई सारे नॉलेज दिया होगा, बहुत सारे नॉलेज में आपको हेल्पफुल हुआ होगा। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन का समूह लेकर फिर से हम हाजिर हो जाएंगे, एंड आई थिंक दिस विल हेल्प यू इन योर इंटरव्यू। सो गो ऑन, कंटिन्यू, मीट यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।